हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट वैदिक लिटरेचर। अभी तक हमने डिस्कस किया था वैदिक लिटरेचर को, और वैदिक लिटरेचर में हमने 4 वेद, ब्राह्मणास, अरण्यकास और उपनिषद को पढ़ा। अब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर था, मतलब वेदांग, उपवेद और स्मृति, तो इनका क्या मतलब था और इन्हें कब ऐड किया गया। आप जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, पहला जो पार्ट था इसको मैंने नाम दिया था वैदिक लिटरेचर। वो लिटरेचर जो वैदिक पीरियड में डेवलप हुआ, मतलब 1500 BC से 900 BC के बीच में जिसका कंपोजिशन हुआ, एक के बाद एक जनरेशन को रट रट के पढ़वाया गया और याद करवाया गया, वो पूरा जो लिटरेचर है वो कहलाता है वैदिक लिटरेचर। और इस टाइम पीरियड के बाद में जो लिटरेचर आया, उस लिटरेचर को बोला जाता है पोस्ट वैदिक लिटरेचर। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो लिटरेचर है इसको श्रुति बोला जाता है, और ये जो बाकी का लिटरेचर है, ये पोस्ट वैदिक लिटरेचर, इसको स्मृति बोला जाता है। श्रुति क्यों बोला जाता है? इस लिटरेचर को श्रुति इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने कल देखा था कि इसमें एक के बाद एक जनरेशन में वही बातों को, वही श्लोकों को याद करवाया जाता था, सुन सुन के याद करवाया जाता था, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया श्रुति। और यहाँ पर जब ये वाले लिटरेचर डेवलप हुआ, पोस्ट वैदिक लिटरेचर, मतलब वैदिक टाइम पीरियड के बाद जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में राइटिंग का जो आर्ट है वो डेवलप हो चुका था, और ये पूरा लिटरेचर हमें रिटन फॉर्म में मिलता है, इसीलिए इसको स्मृति बोला जाता है। अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेदांग को। सबसे पहले तो इस वेदांग वर्ड का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। वेदांग शब्द को जब आप ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो आपको 2 वर्ड्स मिलते हैं। एक वर्ड है वेद और दूसरा वर्ड है अंग। वेदों का अंग कहलाता है वेदांग, मतलब दीज आर दी पार्ट ऑफ द वेदास, जिनको बाद में एंशिएंट हिस्ट्री में ऐड किया गया वेदों में, उनको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो वेदांग और कुछ नहीं है, ये पार्ट्स ही हैं वेदों के, जिन्हें बाद में ऐड किया गया, पोस्ट वैदिक पीरियड में जिन्हें ऐड किया गया। टोटल कितने वेदांग हैं? तो टोटल आपके पास 6 वेदांग हैं। पूरे 6 वेदांग्स के आपको यहाँ पर नाम लिखे हुए दिख रहे हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और लास्ट में ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेदांग के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं शिक्षा वेदांग को। शिक्षा वेदांग किस चीज़ से डील करता है? तो हमेशा ध्यान रखिए, शिक्षा वेदांग पूरी तरीके से डील करता है फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन से। हमारी वैदिक संस्कृत में हमें शब्दों का उच्चारण कैसे करना है, वो सारी बातें हमें सीखने को मिलती हैं शिक्षा वेदांग से। जब भी किसी हिम का रिसाइटेशन किया जाता है, तो उस रिसाइटेशन में आपको टोन कैसी रखनी है, किसी पर्टिकुलर वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, तो ये सारी बातें आपको मिलती हैं शिक्षा वेदांग में। मतलब ये पूरी तरीके से क्या बताता है, आपको यूफोनिक बताता है वैदिक रिसाइटेशन का, कि जब आप कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो एक्चुअल में शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट वेदांग जो हम देखने वाले हैं वो है व्याकरण। व्याकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ग्रामर। और जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर है क्या एक्चुअल में? वो किसी भी लैंग्वेज से डील करने का एक साइंटिफिक अप्रोच है। मतलब आप ग्रामर में ये बातें सीखते हैं कि वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे करना है, और स्पेशली कोई सेंटेंस जब आप फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें वर्ड्स का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो यही सारी बातें आपको बताई गई हैं व्याकरण में। अब व्याकरण में आपको पूरी तरीके से क्या मिलेगा? रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलेंगे सेंटेंसेस बनाने के, सेंटेंसेस को फॉर्म करने के। सबसे एंशिएंट बुक जो ग्रामर पे लिखी गई, जो व्याकरण पे लिखी गई, वो लिखी गई थी अष्टाध्यायी। ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी 400 BC में। तो आप राइटर का भी नाम याद रखिए। पाणिनि ने सबसे पहले व्याकरण पर बुक लिखी थी, और उस बुक का नाम दिया गया था अष्टाध्यायी। इस अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी नाम दिया क्यों गया? अष्ट का मतलब होता है 8, तो टोटल 8 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, इसलिए इसका नाम रखा अष्टाध्यायी। फिर बाद में जाके कुछ और ऐसे लेखक हुए जिन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी ग्रामर पे। एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि है महाभाष्य। महाभाष्य लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा, और कुछ समय बाद फिर एक और किताब आई जिसका नाम था वार्तिक। वार्तिक लिखी गई थी कात्यायन के द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि आपको 3 प्रोमिनेंट राइटर्स मिले। सबसे पहले थे पाणिनि, उसके बाद पतंजलि और लास्ट में कात्यायन। ये तीनों ने ही ग्रामर पर बुक्स लिखी हैं, इसीलिए इन तीनों को मुनि त्रय भी कहा जाता है, मतलब 3 मुनि जिन्होंने व्याकरण पर काम किया है। तो ध्यान रखना है कि जो व्याकरण वेदांग है वो क्यों ऐड किया गया वेदास में? इसलिए ऐड किया गया ताकि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आए वैदिक संस्कृत लैंग्वेज का। अब नेक्स्ट वेदांग जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है निरुक्त। 3rd वेदांग है निरुक्त।
अब निरुक्त में किन सब बातों के बारे में बताया गया है? तो निरुक्त में एटिमोलॉजी के बारे में बताया गया है। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोई भी शब्द जब किसी भाषा में लिया गया तो उस शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, और उसके बाद टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता गया तो उस शब्द में क्या क्या डिफरेंस आते गए, ये सारी बातें डील करती हैं एटिमोलॉजी में। और जब आप निरुक्त की बात करते हैं वेदांग, तो निरुक्त भी इन्हीं सब बातों से डील करता है। जैसे आप यदि एक इंग्लिश का वर्ड देखें मैन, MAN, मैन, तो माना गया है कि मैन जो वर्ड है उसका ओरिजिन संस्कृत भाषा से हुआ है, जिसमें एक वर्ड हुआ करता था मनु। मनु को बोला जाता है कि वो फादर ऑफ मैनकाइंड है, मतलब सबसे पहले यदि मैनकाइंड में कोई व्यक्ति आया था तो वो मनु थे, वेदों के अकॉर्डिंग, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग। तो मनु से ही एक वर्ड आया मैन, तो मैन शब्द का ओरिजिन क्या हो गया? मनु। ये सब बातें हमें कहाँ से पता चली? एटिमोलॉजी से पता चली। तो ऐसे ही संस्कृत के शब्दों की एटिमोलॉजी आपको कहाँ से मिलती है? निरुक्त वेदांग से मिलती है। पूरी तरीके से ये वर्ड्स के ओरिजिन और उन पर जो बाद में जाके चेंजेस हुए उन सब से डील करता है। सबसे पहले निरुक्त पर जिसने काम किया उन ऋषि का नाम था कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था निघंटु। हालांकि अब हमें इस निघंटु के कोई एविडेंसेस नहीं मिलते, ये हमें मिली नहीं है, प्राप्त नहीं हो पाई निघंटु। आपको याद ये रखना है कि सबसे पहले निरुक्त वेदांग पर काम करने वाले ऋषि कौन थे? वो थे कश्यप ऋषि, और उनकी पहली किताब थी निघंटु। उसके बाद 500 BC के ड्यूरेशन में एक और ऋषि हुए जिनका नाम था यस्क। यस्क ऋषि ने एक किताब लाई जिसका नाम था निरुक्त, और ये निरुक्त पूरी तरीके से निरुक्त वेदांग से डील करती थी, मतलब संस्कृत लैंग्वेज की एटिमोलॉजी से डील करती थी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो निरुक्त वेदांग है ये ओल्डेस्ट डिक्शनरी है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई गई। अब जो नेक्स्ट वेदांग हम पढ़ने वाले हैं, चौथा वेदांग, वो है छंद। छंद देखने वाले हैं आप, और देखेंगे अब छंद में क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो इंग्लिश में छंद में जो चीज़ एक्सप्लेन की गई है उसे प्रोसोडी कहा जाता है। अब प्रोसोडी में एक्चुअली है क्या? आप कोई भी वर्ड्स का जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं या आप कोई भी पोइट्री जब पढ़ते हैं तो आपको कितनी बार रुकना है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं इन छंदों के द्वारा। जैसे यदि मैं दो शब्द लूँ, एक छोटा सा शब्द लिया मैंने गुरु, गुरु बोलने में आप बीच में कहीं नहीं रुके, ये हो गया आपका वन सिलेबिक वर्ड। ऐसे शब्द जिनको बोलने में आप एक भी बार नहीं रुकते वो वन सिलेबिक वर्ड कहलाते हैं। अब वहीं मैं एक और शब्द आपको कहूँ, गुरु कृपा, तो गुरु कृपा में गुरु के बाद में आपको एक बार रुकना पड़ा। जब आपको बीच में रुकना पड़ा और फिर आखिरी में आप रुके तो ये हो गए टू सिलेबिक वर्ड्स। मतलब ये जो सिलेबल्स हैं ये किस बात को डिनोट कर रहे हैं? ये इस बात को डिनोट कर रहे हैं कि आपको कितनी बार रुकना है अपनी बात बोलने में। ये वर्ड्स के सिलेबिक्स हुए। ऐसे ही सिलेबिक्स आपके पोइट्री में होते हैं। जब भी कोई काव्य पढ़ा जाता है, कोई मंत्र पढ़ा जाता है, वेदास में पूरी तरीके से हिम्स हैं, मंत्र हैं, वर्सेस हैं, तो उनको पढ़ने में कितनी बार रुकना है, टोन कहाँ पर ऊंची करनी है, कहाँ पर नीची करनी है, ये सारी बातें डिनोट की गई हैं इस छंद वेदांग में। पूरी तरीके से किससे डील करता है? ये प्रोसिडी से और इंटोनमेंट से डील करता है। छंद शास्त्र को सबसे पहले कंपोज किया गया था पिंगल के द्वारा। तो आपको इन ऋषि का नाम याद रखना है कि पिंगल ऋषि ने किस शास्त्र को कंपोज किया था? छंद शास्त्र को कंपोज किया था। अब जो हमारा पांचवा वेदांग है वो है ज्योतिष वेदांग। ज्योतिष वेदांग पूरी तरीके से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से डील करता है। आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने 9 ग्रह नाम दे दिया था। मतलब जब नासा भी इस चीज़ को पता नहीं कर पाया था कि टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसके पहले से हिंदू जो वेदास हैं उसमें लिखा आ रहा है 9 ग्रह। मतलब एस्ट्रोनॉमी के बारे में पहले से स्टडी होना शुरू हो गई थी। वो पूरी स्टडी आपकी आती है इस ज्योतिष वेदांग में। ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की डिस्कवरी और इसकी स्टडी करना स्टार्ट क्यों किया गया? ये स्टार्ट इसलिए किया गया टाइम कीपिंग पता करने के लिए कि कोई भी पर्टिकुलर रिचुअल यदि करना है तो उसको करने का सही समय कौन सा है, वो समय ज्ञात करने के लिए इस एस्ट्रोलॉजी पर और एस्ट्रोनॉमी पर इतना वर्क हुआ करता था। तो अगला जो आपका वेदांग है वो है ज्योतिष वेदांग, जो किससे डील करता है? पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी से डील करता है। जो पहली किताब एस्ट्रोलॉजी पर आई थी वो पहली किताब दी गई थी लगध मुनि के द्वारा, जिसका नाम रखा था वेदांग ज्योतिष। तो आपको याद रखना है कि पहली ज्योतिष पर किताब किसने लिखी? लगध मुनि। इनका नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा।
बाद में जाके ज्योतिष, वेदांग या फिर एस्ट्रोलॉजी पर कई सारे कार्य हुए, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जो उस समय डेवलप हुई थी। वो 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट का नाम है गार्गी संहिता, बृहत संहिता और नारद संहिता। तो आपको 4 नाम याद रखना है। सबसे पहले तो आप याद रखेंगे लगध मुनि, इन्होंने सबसे पहली टेक्स्ट लिखी थी, और ये 3 टेक्स्ट याद रखिएगा जो ज्योतिष से रिलेटेड है। आखिरी और छठा वेदांग है आपका कल्प वेदांग। ये कल्प वेदांग पूरी तरीके से रिचुअल इंस्ट्रक्शंस को डिनोट करता है। रिचुअल इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? जो भी यज्ञ हुआ करते थे वेदास में, जिन भी यज्ञों के बारे में नॉलेज दी गई, तो उन यज्ञों को करने का तरीका क्या था, वो सभी तरीका बताया गया है इस कल्प वेदांग में। इस कल्प वेदांग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। ये तीनों पार्ट्स में डिवाइड करने का मोटिव केवल एक ही था कि अलग अलग टाइम पीरियड पर हमारी लाइफ में जो रिचुअल्स होने चाहिए, वो रिचुअल्स कैसे कैसे होने चाहिए, उनका तरीका क्या होना चाहिए। जैसे यदि आप बात करें श्रौत सूत्र की, तो श्रौत सूत्र में यज्ञ को करने का तरीका है। अब यज्ञ को करने के लिए सबसे पहले फायर आल्टर बनाया जाता है। तो वो जो फायर आल्टर की जो मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट्स कैसी होनी चाहिए, ब्रेड्थ उसकी, लेंथ कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें लिखी हुई थी श्रौत सूत्र में। इसीलिए इसे बोला जाता है कि शायद यहीं से ज्योमेट्री का ओरिजिन हुआ था। जो आप मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो ज्योमेट्री का ओरिजिन माना जाता है इस श्रौत सूत्र से। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिख रही है, ऐसा कुछ मेजरमेंट दिया हुआ था फायर अल्टार का, इसमें जो श्रौत सूत्र है उसमें। अब इस मेजरमेंट में यदि आप देखें तो आपको एक ABC हाइट ब्रेड्थ दी गई है ट्रायंगल की, और ये थोड़ा थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम या फिर ज्योमेट्री का ओरिजिन कहाँ से हुआ? इस श्रौत सूत्र से ओरिजिन हुआ, और उसको भी बेसिकली ओरिजिनेटेड माना जाता है। आप यहाँ पर एक नाम देख रहे हैं, शुल्व सूत्र। तो श्रौत सूत्र के अंदर एक शुल्व सूत्र आता है जिसके द्वारा पूरी की पूरी आपकी ज्योमेट्री डेवलप की गई। जो अगला सूत्र है इसका, वो है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में जो बर्थ से लेके डेथ तक जितने भी संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के बारे में, उन रिचुअल्स के बारे में पूरा लिखा गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले कौन सा रिचुअल होना है, डेथ पर कौन सा रिचुअल होना है, मैरिज के समय कौन सा रिचुअल होना है। तो इस पूरे की जानकारी आपको मिलती है इस ग्रह सूत्र से। और लास्ट में लिखा हुआ है धर्म सूत्र। तो ये धर्म सूत्र सोशल लाइफ में होने वाले रिचुअल से रिलेटेड है। इसमें आपको वर्ण सिस्टम के बारे में डिटेल में मिलता है और पुरुषार्थ के बारे में डिटेल में मिलता है। मतलब आपके कर्तव्य क्या है आपके समाज के लिए, और कैसे कैसे आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, ये सारी बातें आपको मिलेंगी इस धर्म सूत्र से। अब पोस्ट वैदिक लिटरेचर में वेदांग के बाद हम पढ़ने वाले हैं उपवेदास को। उपवेदास कौन कौन से थे, इनको जोड़ने का मकसद क्या था? आप यदि देखिए, मान लीजिए मैंने एक चैप्टर लिखा, उस चैप्टर को लिखने के बाद उसका कंक्लूजन भी मैंने दे दिया, और फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़नी चाहिए, तो मैंने एक और पार्ट उस चैप्टर में ऐड कर दिया। इसी तरीके से ये जो उपवेदा है, ये मेन वेदास में ऐड किए गए। टोटल 4 उपवेदास ऐड किए गए। उन उपवेदास का नाम है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई वेद का नाम दे दिया उन्होंने और आपसे पूछा इस वेद से रिलेटेड उपवेद कौन सा है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है इस टेबल को। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें ऋग्वेद की, तो हमेशा ध्यान रखिए ऋग्वेद से रिलेटेड जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना सबसे पहले की थी श्वेत केतु ने। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद के नाम पे यदि आता है तो वो आता है श्वेत केतु का। उसके बाद कई सारे ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने आयुर्वेद में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उनके नाम आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे जीवक, चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी। ये बाद की एजेस में अपना कंट्रीब्यूशन आयुर्वेद में देते गए। आपको ध्यान ये रखना है कि ऋग्वेद जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आयुर्वेद उपवेद से एसोसिएटेड है। अब नेक्स्ट वेद आप देखिए, उसका नाम है सामवेद, और सामवेद से रिलेटेड उपवेद आपको याद रखना है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद किस चीज से डील करता है? आप सभी जानते हैं कि सामवेद में क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली थी। मतलब साम शब्द का मतलब ही क्या था, संगीत या फिर मेलोडी। तो इसमें 7 सुरों के बारे में लिखा हुआ था, 16,000 राग के बारे में लिखा गया था, और उसी का इलेबोरेशन आपको मिलता है इस गंधर्व वेद में। मतलब ये भी म्यूजिक से ही रिलेटेड है।
उसके बाद जो तीसरा वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद माना जाता है धनुर्वेद को। यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड था और धनुर्वेद में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है धनुर्विद्या से रिलेटेड। धनुर्विद्या का मतलब क्या होगा, वॉर में यूज होने वाली जो भी नॉलेज है, वॉर के लिए जो भी नॉलेज यूज हो सकती है, वो सब कुछ आपको मिलेगा इस धनुर्वेद में। लास्ट में आपका एक वेद आया था अथर्ववेद। अथर्ववेद रिलेटेड है शिल्प वेद उपवेद से, और ये शिल्प वेद पूरी तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट से डील करता है। इस शिल्प शब्द का मतलब ही क्या होता है, आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ध्यान रखिए शिल्प वेद किससे डील करता है, आर्ट और क्राफ्ट से डील करता है। तो हर एक वेद और उसका उपवेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो बीच का कॉलम है, ये बीच का कॉलम क्या बता रहा है, जब वेद पढ़े जाते थे तो उनको गा के पढ़ने वालों को कोई विशेष नाम से पुकारा जाता था, वही नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ऋग्वेद को गाने वाले को होत्री कहा जाता था। उसके बाद सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता था। थर्ड में लिखा है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के अध्येता को बोलते थे अध्वर्यु। तो ध्यान रखिए इससे रिलेटेड जो सेज या अध्येता है, पढ़ने वाले, वो कौन थे, अध्वर्यु। और लास्ट में अथर्ववेद बोला जाता है ब्रह्मा के द्वारा, मतलब उनको गाने वाले को हम लोग ब्रह्मा बोलते थे। तो आपको ये तीनों बातें याद होनी चाहिए, इन तीनों से ही एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। वेदांग और उपवेद के बाद अब हम बात करने वाले हैं स्मृति की। स्मृति को जैसे हमने कहा था कि स्मृति को बाद में डेवलप किया गया जब राइटिंग स्किल डेवलप हो चुकी थी, और हमारे जो देश है, हमारे देश में गुप्ता पीरियड चल रहा था, मौर्योत्तर काल चल रहा था, उस टाइम ड्यूरेशन में ये स्मृतियों को डेवलप किया गया और कंपोज किया गया। जो मेजर स्मृतिज हैं उनका नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है। इन स्मृतियों में से भी जो मेजर एग्जाम में पूछी जाती हैं हम उनको एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले नाम लिखा हुआ है मनुस्मृति का। मनुस्मृति का टाइम पीरियड है 200 BC टू 200 AD, इस टाइम पीरियड में से डेवलप किया गया। उसके बाद आई याज्ञवल्क्य स्मृति 100 BC से 300 BC। उसके बाद है नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, और लास्ट में है देवल स्मृति। ये देवल स्मृति मानी जाती है मिडीवल पीरियड से रिलेटेड है। तो इन सभी स्मृतियों में से जो इंपॉर्टेंट स्मृतियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। स्मृति में एक्चुअली है क्या, स्मृति को लॉ टेक्स्ट भी बोला जाता है हिंदुइज्म की, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होने चाहिए, हिंदुइज्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस स्पेशली क्या हैं, वो सभी लॉ लिखे हुए हैं आपकी स्मृतियों में, और इनको लॉ टेक्स्ट की तरह यूज़ किया जाता था उस समय में। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली है, हमने हमारे वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वैदिक लिटरेचर और पोस्ट वैदिक लिटरेचर। जो वैदिक लिटरेचर है उस वैदिक लिटरेचर को हमने श्रुति कहा, और जो पोस्ट वैदिक लिटरेचर है उसको हमने स्मृति कहा। श्रुति हमने देखा था कि श्रुति पूरी तरीके से डिवाइन रिविलेशन था, मतलब गॉड के वर्ड्स जो इंसान को प्रतीत हुए और फिर उसने अपनी जनरेशन टू जनरेशन उसे पास ऑन किया, वो सभी वर्ड्स जो गॉडली वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं श्रुति। उसे किसी इंसान ने कंपोज नहीं किया, किसी मैन के द्वारा वो कंपोज नहीं हुई। वहीं जब हम स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति मैन के द्वारा कंपोज की गई है, तो इसमें एरर्स होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। श्रुति को बोला जाता है कि वो तो गॉड ने बनाई है तो उसमें एरर्स की, उसमें क्वेश्चन मार्क उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और जब आप स्मृति की बात करते हैं तो ये मैन के द्वारा बनाई गई है और मैन कभी भी परफेक्ट नहीं होता, इसलिए इसमें समय समय पर कई सारे क्वेश्चन मार्क्स उठते रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के बारे में जब हम बात करते हैं तो मनुस्मृति को द लॉज ऑफ मनु भी कहा जाता है। मनु कौन थे? बोला जाता है कि मनु हमारी जो मानव जाति है, मानव जाति में सबसे पहले जिन्होंने जन्म लिया था वो थे मनु, मतलब इन्हें फादर ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। और उनके द्वारा जो कानून दिए गए, जो लॉ दिए गए, उन्हीं को नाम दिया गया मनुस्मृति। ये मनुस्मृति में किस किस बारे में बात होती है? मनुस्मृति में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात है उस टाइम पीरियड की। तो इसमें जो हमारा वैदिक लिटरेचर है या हम बोलेंगे जो वैदिक सिविलाइजेशन है, बोला जा रहा है कि वैदिक सिविलाइजेशन का 4 एरियाज में डिवाइडेड बताया है। मतलब वो 4 एरियाज का नाम है ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश और आर्यवर्त। ऐसा बोला जाता है कि आर्यन सिविलाइजेशन सबसे पहले जहाँ जिस पार्ट से स्टार्ट हुई बढ़ना, मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र, उस सप्त सिंधु क्षेत्र को बोला जाता था ब्रह्मवर्त। और आगे जाके जब वो एक्सपैंड की तो जो लास्ट वाला पार्ट था उसका गंगा वाले एरिया में जो पार्ट था उस पार्ट को नाम दिया गया था आर्यवर्त। तो इन सभी चारों जो डिवीजन किया गया, मतलब ज्योग्राफिकल डिवीजन किया गया, वो ज्योग्राफिकल डिवीजन का हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है इस
मनुस्मृति में। इस मनुस्मृति में आपको आगे जाके 4 वर्णास के बारे में पता चलता है। हमने हमारी जो सोसाइटी है उसको 4 वर्णों में विभाजित किया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र। मनुस्मृति में ऐसा लिखा गया है कि जो शूद्र हैं, शूद्रों को बनाया गया है, उनका कर्तव्य है ऊपर की तीनों जो वर्ण है उनकी सेवा करना। इसके अलावा यहाँ पर अनटचेबिलिटी के भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं। मतलब इस टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि शूद्रों का दिया गया खाना ब्राह्मण ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब आपको अनटचेबिलिटी के बारे में स्मृति से पता चलता है। अब कास्ट सिस्टम के बाद हम देखते हैं कि महिलाओं की कैसी स्थिति बताई गई है इस मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति का कहना ये है कि महिलाओं को ये अधिकार नहीं है कि वो वेदों का ज्ञान ग्रहण करें। मतलब पढ़ाई करने का या वेदों का ज्ञान लेने की परमिशन नहीं दी गई विमेन को। इसके अलावा आप और एक और बात देखें तो मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि विमेन के पास ये राइट भी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी रख पाए अपने पास। मतलब विमेन कोई भी प्रॉपर्टी पजेस नहीं कर सकती, पढ़ाई भी नहीं कर सकती। और उसके बाद एक और बात आप ये देखिए तो यदि कोई विमेन विडो हो जाती है, मतलब विधवा हो जाती है, तो इस स्मृति में ये भी कहा गया है कि उसको अपना सर मुंडवा लेना चाहिए, मतलब अपना हेड शेव कर लेना चाहिए उसको। तो विमेन की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं बताई गई इसमें। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि मनुस्मृति किन किन बातों से डील करती है। मनुस्मृति डील करती है एक तो 4 वर्ण सिस्टम से, उसके बाद इसी 4 वर्ण सिस्टम में शूद्र के बारे में सबसे पहले आता है और बोला जाता है कि शूद्र को सेवा करना है, और उसके बाद विमेन की कंडीशन इसमें बताई गई। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि टीचर्स को मनुस्मृति में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो गुरु हुआ करते थे, तो गुरु उस टाइम जो हुआ करते थे उनको 2 टाइप्स में, कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी थी उपाध्याय और दूसरी कैटेगरी थी आचार्य। ऐसे गुरु जो शिक्षा देने के बदले में पैसा लेते थे उन्हें बोला जाता था उपाध्याय। मतलब धन ग्रहण करके वो शिक्षा देते थे, व्यवसाय की तरह जो शिक्षा को करते थे उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। और जो बिना फीस लिए, मतलब बिना कोई धन ग्रहण किए, बिना कोई दक्षिणा लिए जो ज्ञान अर्जित करते थे उन्हें बोला जाता था आचार्य। तो टीचर की 2 कैटेगरी आपको सबसे पहले दिखी मनुस्मृति में। अब एक और स्मृति को डिस्कस करेंगे हम जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति को बहुत ही बैलेंस्ड और सिंपलर स्मृति माना जाता है एज कंपेयर टू मनुस्मृति। मनुस्मृति के रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से हार्श माने जाते हैं हमारी सोसाइटी को लेकर। वहीं याज्ञवल्क्य स्मृति में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए उनमें थोड़ी सी ढील दे दी गई, इसलिए इन्हें सिंपलर माना जाता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इसके पॉइंट्स हम देखेंगे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में कंपैरिजन करते हुए। यदि आप मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में इस चीज़ को परमिशन मिली है कि एक शूद्र गर्ल का विवाह हो सकता है एक ब्राह्मण बॉय से। मतलब मैरिज हो सकता है ब्राह्मण और शूद्र के बीच में यदि शूद्र कन्या है तो। लेकिन याज्ञवल्क्य स्मृति में इस बात को बिल्कुल नकारा गया, डिनाई किया गया। वहीं दूसरी बात यदि आप देखें तो नियोग सिस्टम, मनु में नियोग सिस्टम को बहुत ही अभोर किया गया, मतलब उसे घृणा के रूप में देखा गया। लेकिन वहीं जब आप याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं तो उन्होंने नियोग सिस्टम को घृणा के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और ये विडोज के हित में और सोसाइटी के हित में एक पॉजिटिव स्टेप भी माना जा सकता है। वहीं आप एक और बात देखें तो राइट्स ऑफ विडो भी इसमें आपको बहुत अच्छे से मिले हैं। जब हमने मनुस्मृति को पढ़ा था तो हमने मनुस्मृति में क्या देखा कि किसी भी महिला को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी कोई प्रॉपर्टी पजेस करे, और विडोज के लिए तो और भी बिल्कुल अधिकार नहीं दिए थे। लेकिन वहीं जब आप याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं तो यहाँ पे विडोज को काफ़ी सारे अधिकार दिए गए और वो अधिकार अच्छे से लिखे हुए भी हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति को जब आप कैटेगराइज करते हैं, मनुस्मृति से कंपेयर करते हैं, तो इसे आप काफ़ी सिंपल और सोसाइटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट में पाते हैं। वहीं विडोज को मिले हुए राइट्स के बाद में एक और बात हम देखें तो वो बात है द्यूत। मनुस्मृति में द्यूत को पूरी तरीके से अभोर किया गया, लेकिन जब आप याज्ञवल्क्य स्मृति की बात करते हैं तो इसमें द्यूत को एक्सेप्ट किया गया है यदि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर उसको खेला जाता है तो।
याज्ञवल्क्य की स्मृति में अभी हमने एक नाम देखा नियोग, तो अब हम समझते हैं कि ये नियोग क्या है। हमने ये देखा कि मनुस्मृति में नियोग का पूरी तरीके से डिनाय किया गया, खंडन किया गया, लेकिन याज्ञवल्क्य की स्मृति में उसे एक्सेप्टेंस मिल चुकी है। तो अब हम बात करते हैं इसी नियोग पर। ये नियोग क्या होता था? नियोग को समझने से पहले हम उस समय की, जब हम ये वैदिक सिविलाइजेशन बोल रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड बोल रहे हैं, तो उस समय में विमेन की कंडीशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि विमेन की कंडीशन कैसी होती थी। हमने पढ़ा कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग विमेन के पास प्रॉपर्टी रखने के अधिकार नहीं थे, मतलब विमेन के पास कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन सिस्टम उनके लिए बिल्कुल नहीं बना हुआ था। मतलब विमेन जो है वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? अपनी हस्बैंड पे डिपेंड है, और आगे जाके हस्बैंड के बाद वो अपने बच्चों पे डिपेंड है। नियोग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई महिला है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है बिना चाइल्ड बियर किए, पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के बिना ही हस्बैंड की जब डेथ हो जाती है, तो अब उस महिला की लाइफ पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई। जब उस महिला की लाइफ पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई, तो उस समय के टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिफरेंशिएशन को, सोशल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है नियोग। और इस नियोग सिस्टम में ऐसा होता था कि इस तरह की जो महिलाएं होती थी वो एक मैन को अपॉइंट कर सकती थी चाइल्ड बियर करने के लिए, ताकि उनकी लाइफ को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले, उनका वंश थोड़ा आगे बढ़ सके। ये कैसे किया जाता था? ये किया जाता था परिवार वालों की सहमति के साथ और समाज की सहमति के साथ, सबकी सहमति से ये नियोग इस्टेब्लिश होता था। इसका क्या हमें हिस्ट्री में कोई एग्जाम्पल मिलता है? बिल्कुल, हमें महाभारत जो एपिक है वहां से नियोग का एक एग्जाम्पल मिलता है। आपने पढ़ा होगा माता सत्यवती थी। माता सत्यवती के एक बेटे थे जिनका नाम था विचित्रवीर या फिर कीर्तिवीर। विचित्रवीर कीर्तिवीर की दो पत्नियां थीं जिनका नाम है अंबिका और अंबालिका। ये जो विचित्रवीर हैं, इनकी डेथ हो जाती है बिना किसी सन के, बिना किसी संतान के। जब इनकी डेथ हो जाती है तो अब इनकी जो विधवा पत्नियां हैं उनकी भी लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल हो गई। तो इस कंडीशन में ये जो क्वीन सत्यवती हैं ये अपॉइंट करती हैं वेद व्यास को। वेद व्यास कौन है? जिन्होंने वेदों की रचना की, वो एक ऋषि हैं। तो उनको अपॉइंट किया जाता है ये नियोग इस्टेब्लिश करवाने के लिए। और जब ये नियोग होता है अंबिका, अंबालिका और वेद व्यास का, ये जो नियोग होता है, इससे दो बच्चों की प्राप्ति होती है। वो दो बच्चों का नाम है धृतराष्ट्र और पांडु। आगे जाके आप देखेंगे कि पांडु का जो जनरेशन होता है वो होते हैं पांडवास, और धृतराष्ट्र का जो जनरेशन आगे बढ़ता है वो होते हैं कौरव। तो पांडवास और कौरव में आप फिर आगे जाके देखेंगे कि वहां पे महाभारत युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। तो ये जो नियोग सिस्टम है ये इस्टेब्लिश का एग्जाम्पल हमें कहाँ से मिलता है? महाभारत से मिलता है। यदि सोसाइटी की कंडीशन को देखा जाए तो उस समय के अकॉर्डिंग ये जो नियोग सिस्टम है इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाता था। इसको माना जाता था कि महिलाओं के हित में है, क्योंकि जब किसी विडो की लाइफ पूरी तरीके से अनस्टेबल हो गई है तो उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है ये नियोग, उसकी जनरेशन को आगे बढ़वा रहा है ये नियोग सिस्टम। तो ये नियोग सिस्टम उस समय के हिसाब से आप पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। नेक्स्ट स्मृति जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नारद स्मृति। अब नारद स्मृति से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखिए। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि नारद स्मृति का जो कंपोजिशन हुआ वो गुप्तास के पीरियड में हुआ। दूसरी बात जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो स्मृति है ये नियोग और विडो रीमैरिज दोनों को ही सपोर्ट करती है। मतलब विमेन की स्थिति अब और ज्यादा अच्छी होती जा रही है, कंडीशन और ज्यादा अच्छी होती जा रही है। सोशल कंडीशन भी आप देखें विमेन की, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होती जा रही है। आप सभी जानते हैं कि मनुस्मृति में हमने देखा था कि जो विडोज हैं या फिर जो महिलाएं हैं, जो विमेन है, विमेन को प्रॉपर्टी रखने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद हमने देखी याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में हमने ये देखा कि विडोज को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। उससे रिलेटेड कुछ लॉज हमको याज्ञवल्क्य स्मृति में मिले। उसके बाद आती है हमारी नारद स्मृति। अब नारद स्मृति में ये बोला गया कि विडोज की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से ले लिया जाता है किंगडम या फिर ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में, और फिर विडो जो है उसको उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाता है धीरे धीरे करके, मतलब प्रॉपर तरीके से। ऐसा देखा जाता था कि उस समय में विडोज की जो प्रॉपर्टी थी वो हड़प लिया जाती थी या फिर कब्जे में कर ली जाती थी उसके इन-लॉज के द्वारा, और विडोज के आगे की जो जीवन है वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाया करता था। तो नारद स्मृति में उसी से रिलेटेड लॉज हमको मिले कि विडोज की जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से आ जाती थी किंगडम के अंडर, और विडोज की जो कस्टडी और प्रोटेक्शन है वो किसकी जिम्मेदारी होती थी? किंगडम की जिम्मेदारी होती थी। उनको उसका पूरा प्रोटेक्शन करना है और आगे की लाइफ को देखना है। तो एक तरीके से सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा कर रही है नारद स्मृति विमेन के लिए।
एक और बात यहाँ पर देखने वाली है कि सबसे पहले यहाँ पर लिबर्टी ऑफ स्लेव्स के बारे में बात आती है। इसके पहले हम जितनी भी स्मृति या जितने भी ग्रंथ देखे हमने अभी तक, कहीं से कहीं तक स्लेव्स को आजाद करने के बारे में कोई बात नहीं मिलती। लेकिन नारद स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसमें वो लॉज मिलते हैं, जिन लॉज को फॉलो करके स्लेव्स को आजाद किया जा सकता है। मतलब लिबर्टी के बारे में सबसे पहले बात हुई स्लेव्स की। इसके बाद यदि देखा जाए तो दीनार शब्द सबसे पहले हमें मिलता है नारद स्मृति में। दीनार बोला जाता था गोल्ड कॉइन्स को, तो गुप्ता पीरियड की है और उसी पीरियड में गोल्ड कॉइन्स को क्या बोला जाने लगा, दीनार बोला जाने लगा। एक टर्म और हमें यहाँ पर मिलता है नारद स्मृति में जो कि है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब है एक ऐसा रिलीजन जो इटर्नल है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। तो आप मान सकते हैं कि नारद स्मृति और एक एडवांस स्मृति हुई, एक एडवांस टेक्स्ट हुई जिसमें लॉज और ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से बताए गए हैं, जो समाज में विमेन की इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को सुधार रहे हैं और कुछ समाज के भी इकोनॉमिक स्टेटस को सुधार रहे हैं। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्मृति हम देखेंगे जो कि है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति को बोला जाता है कि वो भक्ति से रिलेटेड है और इस भक्ति ओरिएंटेशन में सबसे पहले विष्णु जी की भक्ति के बारे में बताया गया हमें विष्णु स्मृति में। विष्णु स्मृति में एक कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है और वो है सती प्रथा का स्टार्ट होना। तो विष्णु स्मृति है जो विष्णु स्मृति जो है वो सती प्रथा को अलाउ करती है, जो सती सिस्टम हुआ करता था उसको परमिशन देती है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है आपकी विष्णु स्मृति का। बाकी के जितने भी लॉज देखे जाते हैं तो उसमें ये समझ में आता है हमें कि ये मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति को ही फॉलो करती है आगे जाके। और विष्णु स्मृति में एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें दिखती है कि यहाँ पर वेट्स का मेजरमेंट हमें मिल जाता है। मतलब मापने की जो विधि होती है, जो इकाइयां होती हैं, वो इकाइयां इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। जैसे यव, निष्क, कृष्णाल, ये सारी जो इकाइयां हैं, ये इकाइयां इसमें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। तो विष्णु स्मृति आपको ध्यान रखना है कि सती प्रथा से रिलेटेड है और ये बाकी के पुराने जो टेक्स्ट हैं उन्हीं को आगे फॉलो कर रही है।